चलिए आज इकोनॉमी से जो भारतीय अर्थशास्त्र के प्राकृतिक करवा चुके थे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो नहीं करवाए थे, जो कि आपको भारत की राष्ट्रीय आय करवाने जा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे वो है भारत की आर्थिक नियोजन, जो कि संबंधित जितने भी नियोजन हुए थे आर्थिक उसके। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने से पहले बार बार मैं बोलता हूं कि आंकड़े को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि आंकड़े पे हम ध्यान नहीं देंगे। आंकड़े बदलते रहते हैं और समय के हिसाब से आंकड़े बदलेंगे। तो जितने भी इकोनॉमिकल अगर आंकड़े होते हैं, जो बजट आते हैं या जो भी आंकड़े दिए जाते हैं प्रेजेंट में, वो आंकड़े बुक के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। वो हम करेंट अफेयर में मैनेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज आंकड़े को, बस इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आंकड़े को दिमाग में नहीं रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट का इकोनॉमी चेंज होते रहता है। हाँ, फर्स्ट पूछेगा तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो भारत की राष्ट्रीय आय आज पढ़ने जा रहे हैं। बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हम अपना कंटेंट देंगे और हर तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 100% मैं बोलता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम में जाइए, बीपीएससी दे रहे हो या बिहार एसएससी दे रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लड़ेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बुक का क्वेश्चन तो मैं वादा कर सकता हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय में है कि भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। तो आपसे पूछता है कि 1868 में, मतलब 1868 में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया भारत में पहले? ठीक है, पहले जो 1868 में, तो दादा भाई नौरोजी लगाए थे। ये सवाल आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा ड्रेन का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी। देखिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का भी श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को, जो कि 1868 के समय, जो कि अंग्रेज के ही समय लगाए थे। भारत के सबसे पहले जो हैं, याद रखिए, भारत के सबसे पहले व्यक्ति बोल सकते हैं कि 1868 में जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था? दादा भाई नौरोजी। ऐसे सवाल पूछेगा डायरेक्ट। और सवाल क्या पूछता है? तो देखिए, इस चीज को आगे ध्यान से पढ़ेंगे पूरा। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन पलायन का सिद्धांत का जो है किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किए हैं। तो इसमें सवाल तो आपको 3 ऐसे ही बन गया। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें क्या हुआ, किस तरह का सिद्धांत दिए हैं? तो धन का पलायन का सिद्धांत दिए हैं। और इसी में ड्रेन का सिद्धांत भी है, एक ही है। ड्रेन का सिद्धांत बोले या धन पलायन का सिद्धांत बोले, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर सवाल आएगा तो दादा भाई नौरोजी से। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आय की गणना की बात होगी, तो राष्ट्रीय आय की गणना होता है, जो अभी भी होता है, तो आप बताइएगा किस संगठन द्वारा होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है, जिसे एससीओ के तहत कहते हैं, सॉरी एससीओ बोलते हैं, सीएसओ के तहत बोला जाता है। तो सेंट्रल जो होते हैं उसके तहत होते हैं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये सवाल आपसे पूछेगा तो खत्म। और भी क्या पूछेगा? अब बात है इस संगठन जो बना है, जो सीएसओ है, उसकी स्थापना भी तो पूछेगा, जो केंद्र के तहत जो बनाया गया है। तो याद रखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो उसी समय बोला जाता है कि केंद्रीय संगठन की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 2 मई 1951 बता दीजिएगा। और राष्ट्रीय आय की गणना की बात करेगा तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एससीओ को बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो उत्पादन जो लागत होता है, उत्पादन जो करते हैं हम लोग, लागत करते हैं, उस पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद करते हैं उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। और क्या पूछेगा भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किसका है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में जो राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान दिया गया है किस क्षेत्र से दिया गया था? तो विनिर्माण क्षेत्र से दिया गया था। तो भारत में शुरुआती अगर दौर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो इसमें सर्वाधिक योगदान की अगर बात करेंगे तो विनिर्माण क्षेत्र को याद रखिएगा। ठीक है, निर्माण हुआ था उस समय 1951 में से शुरुआत ही हो रहा था, तो निर्माण हो रहा था बहुत सारे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र ही तो है।
तो विनिर्माण क्षेत्र तो सर्वाधिक योगदान दिया गया उस समय। और उसी समय की बात अगर करें तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत अगर देखा जाए कौन सा है, तो सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर चलते हैं तो योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है, तो कृषि क्षेत्र में घटा था। तो योजना काल में देखा जाए तो शुरुआत में तो कृषि का बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय के बाद अगर देखा जाए राष्ट्रीय आय का अगर योगदान देखा जाए किस क्षेत्र में घटा था, तो कृषि क्षेत्र में घट गया था। ठीक है, घटा है, अभी भी घटा हुआ है कृषि के क्षेत्र में। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो सेवा क्षेत्र का ही है। वर्तमान में भी ये सेवा क्षेत्र की ओर ध्यान हुआ है, सबसे ज़्यादा वर्तमान में सेवा क्षेत्र की ओर चला है। भारत में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है कितना प्रतिशत है, तो 17.32% अलग बताया जाएगा। तो इस पर खाली सिर्फ सुन लीजिए। अब राष्ट्रीय आय का तृतीय क्षेत्र के योगदान अगर बात करें तो याद रखिएगा 53.66 जो है प्रतिशत है, मतलब 53.66% क्या है, तृतीय क्षेत्र में योगदान है। हमको इग्नोर कर देंगे। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहा है। तो हम जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और इसका सबसे कम योगदान रहा है राष्ट्रीय आय में। अगर आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है, तो तृतीय क्षेत्र का रहा है, और जिसमें सेवा क्षेत्र भी हमारा तृतीय क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत में राष्ट्रीय न्याय दर्श मतलब जिसे NSS बोलते हैं की स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुआ था। तो देखिए CSO का संगठन का स्थापना कब हुआ, 1951 में हुआ, क्योंकि 2 मई 1951 में बोला जाता है। और NSS की स्थापना की अगर बात करें तो 1950। और इसी को क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो CSO बोलते हैं उसकी स्थापना 1951 2 मई 1951 में हुआ था, ये याद रखिएगा। आपसे पूछेगा भारत में किस राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा की सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो आपसे पूछेगा किस भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा की। देश में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय अगर वाला राज्य पूछे तो बिहार ही तो है, ये तो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर देश में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी जो बेहतर माप है, तो राष्ट्रीय आय माप जो है बेहतर माप बोली जाती है। और भी क्या सवाल बनेगा, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयोगिता जो है मापा है, तो सकल घरेलू उत्पाद में मापा गया है, GDP में नापा गया है, याद रखिएगा उपयोगिता मापा है। ठीक है, GDP मापा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कैसे करते हैं, तो उत्पादित गणना विधि द्वारा एवं आय विधि द्वारा करते हैं। तो उत्पादित गणना विधि द्वारा भी करते हैं और आय विधि दोनों द्वारा हम करते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय भारत का गणना करते हैं राष्ट्रीय आय का। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती कैसे है, तो उत्पादन कार्यों का योगफल के द्वारा होता है। तो किसी भी राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो याद रखिएगा उत्पादन कार्यों का योगफल के नाम से होता है। देश में हिंदू वृद्धि दर संबंधित कितना है, तो राष्ट्रीय आय से ही संबंधित है। तो भारत में हिंदू वृद्धि दर संबंधित किससे है, तो राष्ट्रीय आय से ही संबंधित है। अगर पूछे वर्ष 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो PC महालनोबिस हैं, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भी मॉडल आधारित करने वाले व्यक्ति हैं। समझ गए, इसी मॉडल पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलता है, पढ़े थे आप, है ना। इसमें भी पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, और इसमें जो पढ़ाएंगे ना इसी तरह का ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जो कि 100% आपको क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो बिहार SSC तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा बिहार SSC वालों के लिए स्पेशली बोला जाता है कि पंचायत और पंचवर्षीय योजना से सवाल 2 बनते हैं, और BPSC वाले के लिए पंचायत और आपका पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 क्वेश्चन उसमें भी बनते हैं। और सभी एग्जाम में तो पंचायत से पक्का पूछता है, ये चीज़ आप भी जानते हैं अगर स्टेट का एग्जाम है तो। ठीक है, वर्ष 1949 में जो गठित राष्ट्रीय आय की समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो PC महालनोबिस बता दीजिएगा। स्वतंत्र पूर्व भारत की स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है, जो कि 1868 में जो है दादा भाई नौरोजी थे, वही तो थे। तो क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिए, स्वतंत्र पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी और एक और व्यक्ति उस समय थे सिराज जी। तो सिराज ने और दादा भाई नौरोजी ने मिलकर क्या लगाए थे, राष्ट्रीय आय का संबंध का अनुमान लगाए थे,
याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? तो 4 अगस्त 1949 को कर दिया था। तो आपसे पूछेगा स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखा जाए तो जो देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की बात करेंगे तो भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी 4 अगस्त 1949 को कर दी थी। आपसे और क्या पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो चालू एवं स्थिर दोनों मूल्यों के आधार पर की जाती है। तो आपसे पूछेगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस आधार पर की जाती है? तो चालू एवं स्थिर दोनों मूल्यों पर की जाती है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा। ठीक है, आगे चलिए। इस पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी, ठीक है, एनएनपी में किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर में घटाया जाता है। तो ये भी सवाल आपसे देखिए, इकोनॉमिक्स का अगर प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स में अगर बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट दे रहे हो या कोई भी एग्जाम का, तो इसमें एनएनपी से क्वेश्चन पूछता है और एसएससी में तो पक्का पूछता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है जिसमें से इसमें से कोई भी आ सकता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय निकालना हो, मान लीजिए निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या घटाया जाता है? तो देखिए, किसे घटाया जाता है? तो हम अप्रत्यक्ष कर को तो जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझिए आगे। राष्ट्रीय आय निकालना हो, निकालने के लिए एनएनपी में क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। सवाल समझ में आ गया? इसमें दिक्कत नहीं होगी ना। मूल्यह्रास की बात करें, मूल्यह्रास बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद होते हैं। एक मिनट रुकिएगा, हम इसे के लिए, हाँ देखिए, मूल्यह्रास बराबर हो तो याद रखिएगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन और निवल राष्ट्रीय उत्पादन। निवल राष्ट्रीय उत्पादन को एनएनपी कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में। और सकल राष्ट्रीय उत्पादन, देखिए सकल घरेलू होता तो जीडीपी हो जाता है ना, लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पादन है तो जीएनपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीएनपी। तो जीएनपी माइनस एनएनपी हो जाते हैं मूल्यह्रास के बराबर करना है। तो मूल्य जो होते हैं, भाव जो होते हैं, उसका अगर ह्रास हो रहा है, बराबर होता है, तो याद रखिएगा जीएनपी माइनस एनएनपी होगा, याद रखिएगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पादन हिंदी में हो गया। आपसे और क्या पूछेगा? देखिए, इसमें आप क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए घटाया जाता क्या है? मूल्यह्रास, जो कि मूल्यह्रास के बराबर है। तो मूल्यह्रास का मतलब होता है डिप्रेसेंसी, जो होते हैं डिप्रेसेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिप्रेसेंसी बोलते हैं इसको। तो डिप्रेसेंसी इंग्लिश में बोला जाता है मूल्यह्रास को, जो कि क्या होता है कि जीएनपी निकालना है, एनएनपी निकालना है, तो इसमें मूल्यह्रास के रूप में घटा दिया जाता है। ठीक है, समय समय पर होता है ये। आपसे पूछेगा प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है अगर आय निकालना हो तो। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो 11 से 12 के आधार पर की जा रही है, जो कि आंकड़े बदलते रहते हैं, डेट भी बदलते रहते हैं। तो ये 2011 और 12 के हिसाब से जो है अभी जो है आंकड़े बदले गए हैं, इस आधार पर ही गणना बताया गया है। लेकिन आगे हम जब करेंट अफेयर पढ़ाएंगे तो उसमें अब देखेंगे कि आंकड़े सच में बदले हैं कि अभी 11 से 12 ही चला है। अगर 12 से 11 चलेगा तो भी हम उस आंकड़े को देखेंगे, क्योंकि इससे ही संबंधित अभी आंकड़े चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा। इकोनॉमिक्स में थोड़ा डेट का प्रॉब्लम होता है, डेट क्लियर नहीं होते क्योंकि वर्तमान में चेंज होते रहते हैं, ये ध्यान रखें। तो 11 और 12 के हिसाब से अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का समांकन जो है आधार वर्ष चलता रहता है। अगर आपसे पूछेगा भारत में कुल श्रम शक्ति का 64% किस क्षेत्र में लगा है? तो कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो 64% अगर श्रम शक्ति की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में लगा हुआ है। और अगर भारत में उद्योग धंधों में कुल श्रम शक्ति कितना प्रतिशत है? तो 16% है। तो देखिए अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। गेहूं मतलब कृषि के क्षेत्र में थोड़े से आंकड़े कम होते जा रहे हैं। और अगर बात करें श्रम शक्ति की बात करें और
उद्योग धंधों में श्रम की शक्ति थोड़ी बढ़ रही है। तो ये आंकड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपसे अगर पूछेगा 11-12 के हिसाब से तो आप याद रखिएगा 64% जो है कृषि के आधार पर बढ़ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, और 11 और 12 के हिसाब से अगर पूछे तो 16% जो है याद रखिएगा श्रम शक्ति उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। तो आंकड़े